मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर है 11 और एक्सरसाइज है 11.1। इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। लेट्स से अगर ये दो रेशियो है 4 आवर इक्वल्स टू 60 रुपीज़ एंड 8 आवर्स इक्वल्स टू 100 रुपीज़, तो अगर इसका रेशियो, इसका जो आंसर आएगा 4 आवर इक्वल्स टू 60, तो 1 आवर का क्या है 15 आ जाएगा, है ना। और 8 आवर्स का यहाँ 100 है, तो इसका भी 15 आना चाहिए, राइट। तो दो क्वांटिटी अगर लेट्स से 4 क्वांटिटी हैं, तो उनसे उन सब का आंसर जो है अगर 15 मतलब सेम आ रहा है ना, इंक्रीज हो रही है साथ साथ, डिक्रीज हो रही है साथ साथ, तो सेम वैल्यू है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अगर वो डिक्रीज इंक्रीज एक साथ नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, राइट। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू, यहाँ पे ये हमें दिया है। उसके बाद पूछा है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम और नॉट। तो सिंपली पहले हमें इनका इतने आवर्स का दिया है, एक एक आवर का फाइंड आउट करना है। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, अगर सेम है तो दैट मीन्स कि वो है, राइट। आपको आई होप ये बेसिक टॉपिक समझ में आया होगा। चलो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, चार्जेस पर आवर, है ना, पर आवर ही तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 4, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 15, राइट, 15 रुपीज। C2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 8, आंसर आएगा इसका 12.60 ऐसे समथिंग आएगा। नाउ C3 क्या हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 12, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 11.67 रुपीज, है ना, ये रुपीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से C4 का हो जाएगा, तो 180 डिवाइड बाई 24, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 7.50 रुपीज। तो आप देख सकते हैं क्लियरली इसमें कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो चार्जेस है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो लिखो यहाँ पे हेंस चार्जेस पर आवर इज नॉट सेम। सो क्या हो जाएगा C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C4, नॉट इक्वल्स टू, है ना, ठीक है, राइट। तो यहां पे लिख दो therefore चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट proportion टू द पार्किंग टाइम, राइट। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस। एक पार्ट जो है पिगमेंट का है, यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया है, इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। सिंपली यहाँ पे अगर पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट एक है तो जो बेस है उसका 8 है। उसी तरीके से 4 होगा तो इसका बेस कितना हो जाएगा 7 होगा, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, है ना, तभी इस तरीके से हमें दिया है। तो इसको करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये टेबल बना के दिया है, तो हम जो भी फाइंड आउट करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो उसको लिखो 1/8 इक्वल्स टू 4/B1, ये A है ये B है, तो हम B1 B2 B3 B4 करके फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो लेट्स से यहाँ पे लिखो, जैसे कि मैंने लिखा 1/8 इक्वल्स टू 4/B1, तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 इक्वल्स टू 4 8 जा 32, है ना, B1 की वैल्यू 32 हो गई। इसी तरीके से 1/8 इक्वल्स टू सेकेंड क्या है यहाँ पे 7/B2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे B2 की वैल्यू 7 8 जा 56। सेम 1/8 इक्वल्स टू नेक्स्ट क्या है 12/B3, तो यहाँ पे B3 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 96, और लास्ट वन जो है वो 20 है ना, तो 1/8 इक्वल्स टू 20 अपॉन B4, आंसर आ जाएगा B4 की वैल्यू 28 जा 160। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये सारे जो हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, क्योंकि
यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमने 8 का मल्टीप्लाई करके दिया है। देखो यहाँ पे लिख सकते हो आप 1 8 जा, वैसे भी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता 1 8 जा 8, तो 4 8 जा 32, 7 8 जा 56, 12 8 जा 96, 28 जा 160। तो हम पता कर लिया हमने कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, दैट्स इट। इसमें यही करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में है, इन द क्वेश्चन नंबर 2, if the one part of red pigment requires 75 ml of the base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base? तो सिंपली यहाँ पे हमें इसी चीज को इसी टेबल के देखने के मतलब देख के इसको सॉल्व करना है। 1 पार्ट में 75 ml, अब कितना पार्ट और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, तो 1/75 इक्वल्स टू इस तरीके से हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली पार्ट्स ऑफ पिगमेंट, कितना है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ पिगमेंट में, और पार्ट्स ऑफ बेस ये हमारा 1 है, तो 75 ml ये हो गया। अब यही तो हमें फाइंड आउट करना है कितना पार्ट, तो x यहाँ पे 1800, तो बस फाइंड आउट कर लो 1/75 इक्वल्स टू x अपॉन 1800, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x जो है x इक्वल्स टू हो जाएगा 1800 को कौन डिवाइड करेगा 75, इसको डिवाइड करोगे तो आपका 24 पार्ट्स आ जाएगा, राइट। कैलकुलेशन कर लेना आप। तो इतना इजी था, जैसे मैंने ऊपर दिखाया ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सेम विद दैट यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यू कैन सॉल्व दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, है ना। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? तो देखो मैंने आपको बताया डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कुछ चीजें जो होती हैं इंक्रीज होती हैं तो साथ साथ इंक्रीज होती हैं, अगर डिक्रीज हो रही है तो दोनों साथ साथ डिक्रीज होने, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी देखा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये अगर पिगमेंट जो इंक्रीज हुआ है तो बेस भी इंक्रीज होता चला गया है, राइट। तो इसी तरीके से 3 में भी हमने देखा, 4 में भी वही चीज है। अगर 6 आवर्स में 840 बॉटल्स लग रही हैं, है ना, तो अब यहाँ पे 5 आवर्स में पूछा है, तो 5 आवर्स में बेसिकली यहाँ पे कम लगना चाहिए, है ना, तो वही हो जाएगा। लिखो यहाँ पे आवर्स कितना, 6 आवर्स में कितने बॉटल लग रही थी 840। ये आप टेबल अपने से बना सकते हैं, टेबल बनाने पे इजी रहेगा, आपको चीजें आसान लगेंगी समझने में। अब यहाँ पे इन्होंने बोला 5 आवर में कितने लगेंगे, तो x लिख दो। सिंपली इसको इक्वेट करो, 6 अपॉन 840 इक्वल्स टू 5/x, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 6x इक्वल्स टू 5 इंटू 840 हो जाएगा, राइट। जब 5 इंटू 840 हो जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 5 इंटू 840 अपॉन में 6। अब 6 से डिवाइड करोगे तो होता है 14 6 84, है ना, तो 140 इंटू 5 70, 700 हो जाएगा, तो 700 बॉटल्स लगेंगी 5 आवर में, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स इन लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन डायग्राम। ये बैक्टीरिया का डायग्राम दिया है, इसने बताया कि 5 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ अटेन कर लेती है, मतलब इतना बढ़ जाती है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, फर्स्ट ये क्वेश्चन है। इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ। तो जब 50,000 टाइम्स अगर वो दुगनी हुई है, मतलब 50,000 टाइम्स इंक्रीज हुई है, तो 5 सेंटीमीटर हुआ है। अब अगर कम, उसने बोला 20,000, तो कितना होना चाहिए, तो है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। हमें लग गया कि जब वो बढ़ रही थी तो ये बढ़ा हुआ था, अब ये घटी है तो घटी हुई जो लेंथ होगी उसकी होगी। तो चलो इसको करते हैं। सो पहले तो लिखो लेंथ टेबल बनाने के लिए, और दूसरे लाइन में एनलार्ज लेंथ, तो ये हो जाएगा हमारा टेबल, है ना। लेंथ कितनी थी उसकी 5, और कितने टाइम्स वो इंक्रीज हुई, तो 50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब वहां पे x और यहाँ पे कितने जो मतलब कि कितने सेंटीमीटर इंक्रीज होगी ना, और ये 20,000, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा टेबल हो गया, राइट। अब बस कंपेयर कर लो, 5 अपॉन 50,000 इक्वल्स टू x अपॉन 20,000। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 20,000 अपॉन में 50,000, राइट। अब ये 4 जीरो से 4 जीरो तो डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 2 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन उसने पूछा है कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ पे लिखो पहले तो इसका भी लिख लो, हेंस enlarged length of bacteria is 2 सेंटीमीटर। सेकेंड जो उन्होंने पूछा है एक्चुअल लेंथ क्या होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया
5/50,000, ठीक है। ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 10,000 बचेगा यहाँ पे। तो जब इस 0 को ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 है ना, 40, तो -4 हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर लेके आते हैं तो ये पावर माइनस में हो जाती है। तो ये हो जाएगी 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। तो बस एक्चुअल लेंथ ये है।